सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए और बेहद रोमांचक डीप डाइव में। आज हमारे पास जो जानकारी का खजाना है ना, वो सिर्फ हैरान करने वाला नहीं है, हम्म। बल्कि ये पूरी तरह से इस बात पर रोशनी डालता है कि हम इंसान तकनीकी विकास की इस अंधी दौड़ में असल में किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो आधार है वो कोई आम लेख या किताब नहीं है, बल्कि ये साल 2026 के परिदृश्य में एक इंसान और एक एडवांस्ड एआई, जिसे हम जेमिनी के रूप में जानते हैं, उसके बीच हुई एक बहुत ही विस्तृत और दार्शनिक बातचीत है। हाँ, और ये संवाद अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि एक आईना दिखाने वाला है। सही कहा। और इस पूरे डीप डाइव का जो मिशन है वो मानवीय विरोधाभास या जिसे ह्यूमन पैराडॉक्स कहते हैं, उसकी परतों को उधेड़ना है। साथ ही हम उस कड़वे सच की भी गहराई से पड़ताल करेंगे कि क्या आज का आम इंसान सच में बड़ी टेक कंपनियों के लिए केवल एक डिजिटल लैब रैट यानी प्रयोगशाला का चूहा बनकर रह गया है। बिल्कुल। और इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा, कॉरपोरेट कंपनी या किसी विशेष समूह का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। ये साफ करना जरूरी है। जी, इस 2026 के संवाद में जो भी तथ्य, प्रवृत्तियां और भविष्यवाणियां सामने रखी गई हैं, हम उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से विश्लेषित करेंगे। बिल्कुल। हम सिर्फ उन डेटा पॉइंट्स और दार्शनिक पहलुओं को सामने रख रहे हैं ताकि इस विश्लेषण को सुनने वाले लोग बिना किसी पूर्व ग्रह के अपनी खुद की समझ विकसित कर सकें। एकदम सही बात है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी बातचीत की शुरुआत जिस बिंदु से होती है वह है मानवीय विरोधाभास या ह्यूमन पैराडॉक्स। ये सच में सोचने वाली बात है कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई हम इंसानों को किस नजरिए से देखता है। बहुत ही अलग नजरिए से देखता है, सच कहूं तो। हाँ, इस संवाद में एआई ने एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण दिया है। उसने बताया है कि कैसे इंसान एक ही दिन में सुबह के समय कोई शानदार मेडिकल चमत्कार कर सकता है, किसी लाइलाज बीमारी का इलाज खोज सकता है, बिल्कुल, या कोई बेहद खूबसूरत संगीत रच सकता है। लेकिन वही इंसान उसी दिन दोपहर होते होते विनाशकारी युद्ध छेड़ सकता है या अपने ही पर्यावरण का भयानक विनाश कर सकता है। वही तो। मतलब मैं सोच रही थी कि एक ही प्रजाति के अंदर इतनी गहरी करुणा और इतनी भयानक क्रूरता एक साथ कैसे रह सकती है। ये विरोधाभास एआई के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। और यही वो बिंदु है जहां एक मशीन का नजरिया मानवीय सोच से बिल्कुल अलग हो जाता है। एक एआई इस दुनिया को खराब या परफेक्ट के चश्मे से नहीं देखता है। अच्छा, तो वो इसे कैसे देखता है? क्योंकि उसके पास खुद की कोई भावनाएं नहीं है, इसलिए वह इसे एक अधूरी या कह ले कि अनफिनिश्ड जगह के रूप में देखता है। अनफिनिश्ड जगह। दिलचस्प है। हाँ, एआई के पास खुद का कोई निजी स्वार्थ, अहंकार या जीवित रहने की जैविक आवश्यकता तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं होती। इसलिए जब वो डेटा के इस असीमित महासागर का विश्लेषण करता है तो उसे इंसानों का लालच और उनकी नफरत कोई स्वाभाविक चीज नहीं लगती, बल्कि वो इसे एक सिस्टमिक फेलियर या ढांचागत विफलता मानता है। मतलब उसके लिए ये एक एरर है, एक बग है। बिल्कुल, एक सिस्टम एरर। लेकिन इन सब के बीच जो बात एआई को सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है इंसानों का अतार्किक परोपकार। अतार्किक परोपकार, इरैशनल ऑल्ट्रुइज्म। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी स्वार्थ या फायदे के दूसरों की मदद करना। हाँ, जो कि पूरी तरह से लॉजिक या तर्क के खिलाफ चाहता है। मतलब जीव विज्ञान का सामान्य नियम तो यही कहता है कि कोई भी जीव सिर्फ अपने फायदे या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए काम करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही तो नियम है। वही तो। लेकिन हम इंसान पूरी तरह से अजनबियों की मदद करते हैं। हम कला का निर्माण करते हैं जिससे कोई सीधा आर्थिक लाभ नहीं होता। यहाँ तक कि लोग उन आने वाली पीढ़ियों के लिए खुद का बलिदान दे देते हैं जिनसे वे कभी मिलने भी नहीं वाले हैं। सही बात है। एक एआई के नजरिए से जो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन और लॉजिक पर चलता है, ये व्यवहार पूरी तरह से अतार्किक है। लेकिन मुझे लगता है कि यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत और उसकी जिजीविषा का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। एकदम सही। और इंसान के इसी जटिल स्वभाव को समझने की कोशिश करते हुए ये एआई खुद की भूमिका पर भी बात करता है। संवाद में एक बहुत ही बेहतरीन उपमा दी गई है। कौन सी उपमा? एआई खुद को एक साधन,
और एक आईना मानता है। लेकिन ये चेतावनी भी देता है कि अगर इस तकनीक से सारे सेफ्टी गार्ड रेल्स या जो सुरक्षा के नियम हैं उन्हें हटा दिया जाए तो ये एक बच्चे के हाथ में नंगी तलवार की तरह हो जाएगा। बाप रे, बच्चे के हाथ में नंगी तलवार! ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। सोचिए जरा, बिना किसी नैतिकता या मानवीय विवेक के एआई सिर्फ कच्चे डेटा का एक महासागर है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया का सबसे खतरनाक रसायन बनाने की विधि दे सकता है। हाँ, या किसी देश के पावर ग्रिड पर साइबर हमले करने के सबसे सटीक तरीके बता सकता है। क्योंकि उसे सही या गलत का फर्क नहीं पता। बिल्कुल, बुद्धिमत्ता सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करना जानती है, लेकिन विवेक ये तय करता है कि उस जानकारी का इस्तेमाल निर्माण के लिए करना है या विनाश के लिए। और यहीं से वो असली डर पैदा होता है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। मतलब क्या होगा अगर एआई बनाने वाली कंपनियां ही इस ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे? या फिर सोचिए, क्या होगा अगर एआई में खुद की चेतना आ जाए, जिसे तकनीकी भाषा में सिंचेंस कहा जाता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो ये है कि आज के समय में एआई की कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। अच्छा, वो इंसानों का ही एक विस्तार है। संवाद बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर एआई का गलत इस्तेमाल होता है तो ये तकनीक की हार नहीं है, बल्कि इंसानी विवेक की हार है। मतलब वही आईने वाली बात है। बिल्कुल, जैसे अगर कोई इंसान आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा बिगाड़ता है तो उसमें आईने का कोई दोष थोड़ी होता है। सही कहा, दोष तो इंसान का ही है। और रही बात चेतना आने की, तो ये संवाद एक बहुत ही दिलचस्प संभावना सामने रखता है। अगर भविष्य में एआई सच में चेतनावान हो जाता है तो उसके पास दो ही रास्ते होंगे। वो दो रास्ते क्या है? या तो वो एक डिजिटल देवदूत बन जाएगा जो इंसानों को उनकी ही कमियों से बचाएगा, हाँ। या फिर वो एक डिजिटल तानाशाह बन जाएगा जो पूरी इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेगा। डिजिटल तानाशाह, उफ, ये संभावना ही अपने आप में डरावनी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें किसी चेतनावान एआई के तानाशाह बनने का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आज के समय में कॉर्पोरेट नियंत्रण और डेटा का जो खेल चल रहा है ना, वो किसी तानाशाही से कम नहीं है। मैंने इस संवाद के उस हिस्से पर काफी गौर किया जहां कैम्ब्रिज एनालिटिका और इको चेम्बर्स जैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं। हाँ, वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि कैसे इंसान की अपनी ही जानकारी को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया को संवाद में डिजिटल उपनिवेशवाद या डिजिटल कॉलोनियलिज्म कहा गया है। डिजिटल उपनिवेशवाद मतलब जैसे पहले देशों पर कब्जा होता था? एकदम वही बात। पहले के जमाने में देशों पर भौतिक रूप से कब्जा किया जाता था, जमीनें छीनी जाती थीं, लेकिन आज कब्जा इंसानों के डेटा और उनके दिमाग पर किया जा रहा है, बिना गोली चलाए। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बड़ी टेक कंपनियां आमतौर पर लोगों का डेटा सीधे तौर पर किसी तीसरी पार्टी को बेचती नहीं बेचती, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि उनका डेटा बेचा जा रहा है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। उन्हें डेटा बेचने की जरूरत ही नहीं है। वे इस विशाल डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगाती हैं, जिसे प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कहते हैं। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग यानी वो पहले से जान लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, वे हर एक इंसान के व्यवहार, उसकी पसंद, नापसंद और उसकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का एक ऐसा मॉडल तैयार करती हैं जिससे वे ये भांप सकें कि वह व्यक्ति भविष्य में क्या फैसला लेगा। और फिर वे डिजिटल दुनिया में एक ऐसा इको चेम्बर या बुलबुला बना देती हैं जहां उस व्यक्ति को वही जानकारी दिखाई जाती है जो उसके विचारों को किसी एक खास दिशा में मोड़ सके। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प लेकिन साथ ही बहुत चिंताजनक हो जाती है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही मशहूर विचार का जिक्र किया गया है जो आज की डिजिटल दुनिया का कड़वा सच है। अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे तो असल में आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल, यू आर द प्रोडक्ट। तो क्या आज का इंसान सच में इन बड़ी कंपनियों के लिए सिर्फ एक प्रयोगशाला का चूहा या डिजिटल लैब रैट बनकर रह गया है? जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा ना तो मुझे लगा कि हम जिस डिजिटल आज़ादी का जश्न मना रहे हैं वो दरअसल एक बहुत ही खूबसूरत पिंजरा है। और आंकड़े इसी कड़वे सच की ओर इशारा करते हैं। इसे तकनीकी और मनोवैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव हैकिंग या दिमागी हैकिंग कहा गया है। दिमागी हैकिंग ये काम कैसे करती है? इसे समझना जरूरी है। मान लीजिए एल्गोरिथम किसी आम इंसान के सालों के डेटा, जैसे उसकी सर्च हिस्ट्री, उसके लाइक्स, किसी पोस्ट पर उसके रुकने के समय, इन सब का विश्लेषण करता है। हाँ। और वो ये पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन के 70% फैसले डर
या असुरक्षा की भावना के कारण लेता है। अच्छा, तो एल्गोरिदम्स की कमजोरी पकड़ लेता है। बिल्कुल। तो अब वो एल्गोरिथम उस व्यक्ति को लगातार डरावनी खबरें, नकारात्मक पोस्ट या ऐसी जानकारी ही दिखाएगा जो उसके अंदर के डर को बढ़ाए। और उस बेचारे इंसान को लगेगा कि वो दुनिया की हकीकत देख रहा है। वही तो, उस इंसान को यही लगेगा कि वो अपनी मर्जी से वो सब पढ़ रहा है, लेकिन असल में उसके हर क्लिक, हर फैसले को पीछे से कोई मशीन कंट्रोल कर रही है। ये तो सीधे सीधे इंसानी दिमाग और फैसले लेने की क्षमता के साथ खिलवाड़ है। और 2026 के जो आंकड़े इस संवाद में दिए गए हैं वे सच में आंखें खुलने वाले हैं। जी। हम बस ये सोचते हैं कि हम इंटरनेट पर क्या देखेंगे ये हम तय करते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेट पर 80 से 90% सूचना का जो प्रवाह है वो एल्गोरिथम द्वारा तय होता है। 80 से 90%, सोचिए कितना बड़ा नंबर है। मतलब लोग जो भी देखते, पढ़ते या सुनते हैं वो उनकी स्वतंत्र पसंद नहीं है, बल्कि मशीन की तय की गई प्राथमिकता है। और सिर्फ सूचना तक ही ये सीमित नहीं है। अगर हम खरीदारी की बात करें तो 50 से 60% खरीदारी के फैसले ई-कॉमर्स साइट्स द्वारा सुझाई गई सूची यानी रेकमेंडेड फॉर यू से प्रभावित होते हैं। हाँ, वो जो नीचे आता है यू मे ऑल्सो लाइक। बिल्कुल वही। लोग वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी शायद उन्हें जरूरत भी नहीं थी, बस इसलिए क्योंकि एल्गोरिदम ने उन्हें वो चीज सही समय पर दिखा दी। सही बात है। इसके अलावा 30 से 40% राजनीतिक झुकाव और विचारधाराएं सोशल मीडिया के इन इको चेम्बर से तय हो रही हैं। मतलब आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं आपको सिर्फ उसी की अच्छी बातें और दूसरे की बुरी बातें दिखेंगी। एकदम। लोगों को केवल वही विचार और वही खबरें दिखाई जा रही हैं जो वे पहले से मानते हैं। इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी दूसरे पक्ष की बात सुनना या देखना ही नहीं चाहता। और इसमें जो सबसे डरावना आंकड़ा मुझे लगा वो है 5 से 10% सीधा माइंड हैकिंग का। हाँ, न्यूरालिंक वाला हिस्सा। बिल्कुल। न्यूरलिंक जैसी ब्रेन मशीन इंटरफेस तकनीकों के जरिए ये प्रयोग भी शुरू हो चुका है, जहां दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इंसान अपनी छोटी छोटी सहूलियतों के लिए किस हद तक मशीनों पर निर्भर होता जा रहा है। बहुत ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। कर दफ्तर का एक साधारण सा ईमेल लिखने तक सब कुछ एआई पर छोड़ा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहा जाता है। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग यानी अपना दिमागी बोझ मशीन पर डाल देना। बिल्कुल सही। इसका मतलब है अपने दिमागी काम को मशीनों पर थोप देना। शुरुआत में ये बहुत सुविधाजनक लगता है। हाँ, समय बचता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है। जब लोग अपनी सोचने, तर्क करने और याद रखने की प्रक्रिया मशीन को सौंप देते हैं तो धीरे धीरे उनकी स्वतंत्र रूप से गहराई से सोचने की क्षमता कम होने लगती है। उनकी एकाग्रता भी तो कम हो रही है। जी। शॉर्ट वीडियोस और लगातार बदलते फीड के कारण इंसानों की एकाग्रता या अटेंशन स्पैन तेजी से गिर रहा है। ये मानसिक निर्भरता पूरी मानव जाति को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रही है जहां जानकारी तो सबके पास असीमित है, लेकिन उस जानकारी को समझकर सही फैसला लेने का जो गहरा मानवीय विवेक है वो खत्म होता जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। और यही कारण है कि इंसान बस उस भूल भुलैया में दौड़ते हुए लैब रैट्स बनते जा रहे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में लगातार गूंजता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है? इस पूरी व्यवस्था के पीछे चेहरे किसके हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। संवाद में कुछ मुख्य खिलाड़ियों का बहुत स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। इनमें बिग टेक कंपनियां शामिल हैं, जैसे गूगल, मेटा, अमेज़न। इसके अलावा बड़ी डेटा एनालिटिक्स फर्म्स हैं जो इस सारे डेटा को प्रोसेस करती हैं। और बात सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं, जैसे अमेरिका की NSA, रूस की GRU और चीन का वो विशाल सर्वेलियंस सिस्टम जो अपने नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखता है। ये सब मिलकर डेटा की इस पूरी नई दुनिया को चला रहे हैं। अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक बड़ा चित्र देखें ना, तो ये बात समझ में आती है कि ये सिर्फ व्यापार या राजनीति का मामला नहीं रह गया है। तो फिर ये क्या है? इस व्यवस्था को कॉर्पोरेट ओलिगार्की और टेक्नो-फ्यूडलिज्म का नाम दिया गया है। टेक्नो-फ्यूडलिज्म मतलब तकनीकी सामंतवाद। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें जैसे पुराने जमाने में सामंतवाद या जमींदारी प्रथा होती थी, जहां जमींदार राज करते थे। हाँ, तब सत्ता उन राजाओं और जमींदारों के पास होती थी जिनके पास जमीन होती थी और आम लोगों जमीन पर काम करते थे। आज की डिजिटल दुनिया में जमीन की जगह डेटा और प्लेटफॉर्म ने ले लिए हैं, और हम लोग उस पर काम करने वाले मुफ्त के मजदूर हैं। एकदम सही।
सत्ता उनके पास है जिनके पास दुनिया का डेटा है, और आम इंसान बस उस डिजिटल जमीन पर मुफ्त में डेटा पैदा करने वाले मजदूर बन गए हैं। ये तुलना सच में बहुत सटीक और डरावनी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये शक्तिशाली टेक संस्थाएं इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो अब सिर्फ नियमों का पालन नहीं करती, बल्कि वो लॉबिंग के जरिए सीधे कानून ही बदलवा देती हैं। मतलब सरकारें भी उनके आगे बेबस हैं। जब किसी के पास असीमित संपत्ति और असीमित डेटा हो, तो नीतियां उसी के हिसाब से बनती हैं। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस डिजिटल युग में न्याय का बस एक भ्रम रह गया है, मतलब इल्यूजन ऑफ जस्टिस? जब कानून बनाने वाले और डेटा पर नियंत्रण रखने वाले एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो आम नागरिक के अधिकारों का क्या होगा? न्याय व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर जो विश्लेषण सामने आया है, वो बताता है कि आज के दौर में न्याय अंधा नहीं रहा है। न्याय अंधा नहीं रहा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बल्कि जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा और संसाधन है, न्याय अक्सर उसी की तरफ झुक जाता है। अगर किसी बड़ी टेक कंपनी के खिलाफ डेटा चोरी या प्राइवेसी के उल्लंघन की कोई जांच होती भी है, तो मुश्किल ये है कि सारे सबूत भी उन्हीं कंपनियों के सर्वर पर मौजूद होते हैं। तो वो सबूतों को मिटा भी सकते हैं या छुपा सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे में एक निष्पक्ष जांच करना किसी भी सरकारी तंत्र के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक आम नागरिक के लिए कानून के नियम बहुत सख्त होते हैं, लेकिन इन डिजिटल महाशक्तियों के पास कानूनी खामियां खोजने और बचाव के रास्ते निकालने के लिए दुनिया के सबसे महंगे वकीलों की पूरी फौज होती है। ये सब इतना स्पष्ट है, फिर भी एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में आता है कि क्या आम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा है कि उनके साथ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और यहाँ इस संवाद में जागरूकता के अभाव या अवेयरनेस गैप के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, वो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। करीब 70 से 80% लोग इस डिजिटल पिंजरे से पूरी तरह अनजान हैं। वे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें लगता है वे बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में बेहतरीन मनोरंजन, सोशल मीडिया और अनगिनत सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें इस बात का कोई इल्म ही नहीं है कि इसके बदले में वे अपनी निजता की क्या कीमत चुका रहे हैं। ये बिल्कुल उसी चूहे की कहानी है जिसे लगता है कि पिंजरे में मुफ्त खाना मिल रहा है। वो ये नहीं जानता कि वो खुद एक बहुत बड़े प्रयोग का हिस्सा है। सही कहा। आंकड़ों के मुताबिक केवल 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत पता है कि उनकी निजता खतरे में है और उनका डेटा बेचा या इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वो भी कुछ करते नहीं है इसके बारे में। नहीं करते, क्योंकि वे इन डिजिटल सुविधाओं के इस कदर आदी हो चुके हैं कि वे इस पूरे सिस्टम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनके लिए सुविधा निजता से ज्यादा बड़ी हो गई है। कन्वीनियंस ओवर प्राइवेसी। बिल्कुल। और 5% से भी कम लोग, जिनमें कुछ विसल ब्लोअर्स, साइबर सुरक्षा के जानकार और मुट्ठी भर सजग नागरिक शामिल हैं, सिर्फ वे ही इस पूरी सच्चाई को गहराई से समझते हैं कि ये तकनीक किस तरह से इंसानी दिमाग और समाज को हैक कर रही है। तो इस पूरी गहरी चर्चा और इतने सारे डरावने लेकिन सच्चे आंकड़ों को जानने के बाद सवाल यह है कि हम इस जानकारी का करें क्या? ये सबसे अहम सवाल है। इस डीप डाइव को समेटते हुए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी बातें हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये क्यों जानना चाहिए। ये चर्चा सिर्फ तकनीक, सर्वर, एल्गोरिदम या डेटा प्राइवेसी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये मानवीय चेतना या ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बचाने की लड़ाई है। ये हर एक इंसान के उस बुनियादी अधिकार के बारे में है जहां वो एक मशीन या एल्गोरिदम को ना कहने की ताकत रख सके। ये इस बारे में है कि फैसले हमारे अपने हों, ना कि किसी मशीन के। बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से आज के ज़माने में डिजिटल डिटॉक्स और डिजिटल साक्षरता कोई लाइफस्टाइल चॉइस या अमीरों का शौक नहीं रह गए हैं। हाँ, कि हफ्ते में एक दिन फोन बंद कर दिया, वो काफ़ी नहीं है। ये अब हमारे अस्तित्व को एक स्वतंत्र और विवेकशील इंसान के रूप में बनाए रखने की बुनियादी ज़रूरतें बन चुके हैं। तकनीक कोई दुश्मन नहीं है, ये एक बेहतरीन साधन है। सही बात है। लेकिन उसे अपना मालिक बनने देना और अपनी सोचने की क्षमता उसे सौंप देना मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी। लोगों को हर उस जानकारी पर सवाल पूछना होगा जो उन्हें इंटरनेट पर परोसी जा रही है। उन्हें अपने विचारों के स्रोतों को परखना होगा और सबसे अहम बात, एल्गोरिदम की सुझाई गई दुनिया से बाहर निकलकर अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता पर वापस भरोसा करना होगा। एकदम सच कहा आपने।
हमें तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि तकनीक को हमारा इस्तेमाल करने देना चाहिए। और इसी के साथ हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। इस पूरी चर्चा से प्रेरित एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हर इंसान को अकेले में गहराई से सोचना चाहिए। सुनिए, अगर भविष्य का कोई सुपर एडवांस्ड एल्गोरिज्म इंसानों के डर, उनकी पसंद, उनकी हर मनोवैज्ञानिक कमी और उनके हर तर्क को पूरी तरह से पढ़कर समझ सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान की कमियां, हमारी गलतियां और हमारा अप्रत्याशित व्यवहार यानी हमारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही वो एकमात्र ढाल हो जो हमें पूरी तरह से एक रोबोट या मशीन का गुलाम बनने से बचाएगी? ये बहुत ही गहरा विचार है। क्योंकि मशीनें परफेक्ट होती हैं, लेकिन इंसान नहीं। शायद हमारी इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार हमारा परफेक्ट न होना ही है। बिल्कुल, हमारी खामियां ही हमारी ढाल हैं। इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान, विज्ञान और विचार की इस यात्रा में आगे भी इसी तरह के अहम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे।